आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। टू लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स कैरिंग अ चार्ज Q1 and Q2 are brought close to each other in the magnitude is the magnitude of the electrostatic force between them exactly this, फिर R is their centers। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स जो बोला गया है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप दो पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आते हो तो यहाँ पे कोई इंडक्शन का इफेक्ट नहीं दिखाई देता है ना। बट जब आप दो बड़े स्फेयर्स को एक दूसरे के पास लेके आओगे, तो मान लीजिए इन दोनों पे प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ कमी होगी दोनों में, डेफिशिएंसी है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इनफैक्ट जो इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो और दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और पीछे की तरफ। तो बेसिकली जो इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है R, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है इन दोनों के एक्चुअल पॉजिटिव सेंटर्स के बीच का। ठीक है, पॉजिटिव सेंटर्स जो हैं वो थोड़े से और पीछे शिफ्ट हो जाते हैं और इनका डिस्टेंस आप R प्लस कुछ डेल्टा R से डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली बात ये हुई कि इनका जो फोर्स है वो एग्जैक्ट नहीं है, फोर्स जो है वो थोड़ा सा लेसर आएगा, बिकॉज दोनों चार्जेस दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे बड़े कंडक्टिंग स्फीयर्स के केस में। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। If Coulomb's law involved 1 by r cube dependence instead of 1 by r square, would Gauss law still be true? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, गॉस लॉ क्या बोलता है। गॉस लॉ बेसिकली फ्लक्स की बात करता है, और गॉस लॉ बोलता है कि फ्लक्स तभी होगा जब Q एनक्लोज्ड होगा, यही बात है ना। ठीक है, तो गॉस लॉ जो है ये स्फेरिकल सिमेट्री पे काम करता है। स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से गॉस लॉ का एग्जिस्टेंस है। जब गॉस लॉ बोलता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज के अराउंड आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए, तो गॉसियन सरफेस जो है हम स्फेरिकल लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक स्फेरिकल सिमेट्री में बाहर निकल रहा है। जब आप 1/r³ ले लेते हैं तो ये स्फेरिकल सिमेट्री खत्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि गॉस लॉ भी फेल हो जाएगा, बिकॉज वो स्फेरिकल सिमेट्री पे ही बेस्ड है। ऑलराइट, इनफैक्ट गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ काफ़ी इंटरचेंजेबल हैं, तो इन दोनों का एक दूसरे के बिना एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट क्या है। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज is released at rest at a point in an electrostatic field configuration। ठीक है, will it travel along the field lines passing through that point? देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। आप बच्चों को यूजुअली ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन को, बट नहीं। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये होती हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस की लाइंस हैं। अब देखिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने कहा कि स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड, ठीक है, मान लीजिए मैं ग्रेविटी की बात करता हूँ। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ और मैं बोलूँ कि ग्रेविटी हमेशा ऊपर से नीचे लगती है, अगर मैं एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो ये बॉल ऑब्वियसली बिल्कुल सीधा नीचे आ जाती है। बट अगर इस बॉल में एक हल्की सी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये तो एक बहुत सिंपल सा केस हो गया जब हम जानते हैं कि आपका जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक या किसी भी फील्ड के अबाउट नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते, किसी ऐसे डायरेक्शंस में आपका फील्ड चल रहा है और वो भी हम यूनिफॉर्म नहीं बोलते, मान लीजिए वो पीछे कम है और आगे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ छोड़ देता हूँ, तो उसका अपना मोशन, उस पर फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ये बात तो ज़रूरी है, बट उसका अपना मोशन किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही चले। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते। सी का जो पॉइंट है कि अगर आपने रिलीज़ किया है तो क्या वो उसी को फॉलो करेगा, तो इसका आंसर है नहीं, वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है।
विल इट ट्रैवल अलॉन्ग द फील्ड लाइंस? ठीक है, नो हो गया ये। ओके, कुछ कंडीशंस में हाँ भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 100% नो होगा। ठीक है, फील्ड लाइंस अगर बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट हैं, कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड है और आपके चार्ज के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हाँ वो स्ट्रेट फील्ड लाइंस को फॉलो कर भी जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफर कर रहा है जो हमारा आंसर है। ओके, चलिए डी पे आ जाते हैं। What is the work done by the field of a nucleus in a complete circular orbit of the electron? ठीक है, what if the orbit is elliptical? अब देखिए बात सीधी सी है, जब भी आप एक चक्कर काट रहे हैं, टेक्निकली अगर आप एक सर्कुलर चक्कर काट रहे हैं तो आपका जो फोर्स है वो हमेशा रेडियली इनवर्ड्स लगेगा, जबकि आपका मोशन क्या होगा, मोशन हमेशा एग्जैक्टली आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, सॉरी रेडियली, माय बैड, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स। जो आपका मोशन है वो टेंजेंशियल है, जो आपका फोर्स है वो रेडियल है, और दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो वर्क डन होगा, वर्क डन निकालते हैं हम एफ डॉट एस से। ठीक है, तो एफ डॉट एस डॉट कॉस 90 ये आ गया 0। तो सर्कुलर के केस में तो ऑब्वियसली वर्क डन हमेशा 0 होने ही वाला है। इसीलिए क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कि अगर ऑर्बिट एलिप्टिकल होती तो क्या होता, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट होती भी तो आपको कुछ एक रीजन के लिए वर्क शायद मिल भी जाता। इनफैक्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट का आप ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। इनफैक्ट वेलोसिटी तो चलो डायरेक्शन के साथ की बात है, स्पीड भी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब जी हाँ, कभी इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, कभी इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम द वर्क डन बाय द फोर्सेस, है ना। तो इस केस में हमेशा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर नहीं आता आपके मोशन के, तो कुछ इंस्टेंट्स में आपका वर्क निकल आएगा, बट ओवरऑल वर्क एक पूरे सर्कल में, जो कि देखो यहाँ पूछा था कहाँ गया, इन वन कंप्लीट ऑर्बिट। ठीक है, अगर आप एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे आते हो तो आपकी वेलोसिटी वही होगी जो आप इनिशियली लेके चले थे, क्योंकि आपका डिस्टेंस भी वही होगा। ठीक है, और ओवरऑल वर्क जो है वो हमेशा 0 आएगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है ये फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, पढ़ा है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे एक आर मिस हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर आपका पोजीशन अगर वापस आए, आप किसी एक पॉइंट पे घूम के वापस आए, तो ओवरऑल वर्क हमेशा 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। We know that electric field is discontinuous across the surface of a charged conductor. ठीक है, is electric potential also discontinuous there? चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी सरफेस का रेडियस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। किसी किसी पॉइंट्स पे वो, उसको तो रेडियली आउटवर्ड्स ही रहना। तो अगर मैं एक शार्प ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, या इसको थोड़ा सा और डिफरेंट शेप दे देते हैं, मान लीजिए इस तरीके का मैंने एक शार्प ऑब्जेक्ट बना दिया, तो आप जानते हैं कि हमेशा रेडियली आउटवर्ड जो फील्ड है वो यहाँ पे जाके एक बहुत ही अजीब डायरेक्शन ले लेता है और हम उसको डिसकंटिन्यूस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ तो मान सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिसकंटिन्यूस है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी सरफेस पे हमेशा सेम रहता है, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है मूव करने के लिए। अगर उसको यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस मिलता है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से चलना शुरू करेगा और यहाँ तक चल के आ जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है फ्री में, है ना। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर एक बॉल को मैं ऊपर छत पे रखता हूँ तो वो नीचे की तरफ क्यों गिरती है, अगर मैं कहीं से उसको रिलीज करता हूँ तो, क्योंकि उसको ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करने को मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव कर जाएंगे और इवेंचुअली उस पूरी सरफेस को इक्विपोटेंशियल बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यूस रहेगा, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव
टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। सीधी सी बात है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकाला है, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, कि अगर सिर्फ एक स्फेयर होता तो उस स्फेयर का जो कैपेसिटेंस है वो आया था हमारा 4πε0 r, है ना। तो ये एक कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर नहीं हुआ। कहने का क्या मतलब है, कैपेसिटेंस का वर्ड ही बड़ा सिंपल है। कैपेसिटेंस का वर्ड जो है वो आया है कैपेसिटी से, और कैपेसिटी क्या होता है, सिंपली स्टोरेज करने की कैपेसिटी, है ना। आप बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है, या किसी इंसान में कितनी कैपेसिटी है, या किसी कंटेनर में कितनी कैपेसिटी है, तो आपको पता है कि वो कैपेसिटी किसी ना किसी चीज़ को स्टोर करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टोर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट चार्ज को, इतना चार्ज ये स्टोर कर सकता है अपने अंदर इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गेस अ पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज़ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैन से माइका। तो वाटर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। एक तो वाटर की प्रॉपर्टी में क्या खास बात है मैं बताता हूँ, यहाँ से रब कर देते हैं इसको। चलिए सबसे पहले वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है हमारे हाइड्रोजन्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो लोन पेयर्स भी होते हैं शायद। तो हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट सेंटर है और एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है, तो ये एक डायपोल है। कौन सा, परमानेंट डायपोल है भाई। तो परमानेंट डायपोल होने की वजह से ये जो अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसके अंदर हमेशा एक मूवमेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अबाउट, ठीक है। तो जब भी बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये क्या करेगा, ये अपने आप को अरेंज कर लेगा डायपोल सबसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव साइड को इधर फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड, एंड नेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमेशा अरेंज हो जाएगा इस तरीके से, एंड एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, ठीक है। इसी वजह से इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा आता है, बिकॉज ये फील्ड के अगेंस्ट पोलराइज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ऑलराइट, तो ये अनसिमेट्रिक एंड परमानेंट डायपोल होने की वजह से पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके